Hello, people, and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 72 of our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from the current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. तो आज का पहला प्रश्न है, what physiological aspect has been recently studied for changes under microgravity in space missions? अंतरिक्ष मिशनों में सूक्ष्म गुरुत्व के अंतर्गत परिवर्तनों के लिए हाल ही में किस शारीरिक पहलू का अध्ययन किया गया है? माइक्रोग्रेविटी जो हम स्पेस में एक्सपीरियंस करते हैं, विच इज वेरी लिटिल ग्रेविटी इन द स्पेस मिशंस, उसमें कौन सा ऐसा फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी से रिलेटेड ऐसा एस्पेक्ट है जिसको हम स्टडी कर रहे हैं रिसेंट स्टडीज में? द आंसर इज बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन. कैसे हमारा बॉडी टेम्परेचर चेंज होता है स्पेस मिशंस में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माइक्रोग्रेविटी. Question 2. India recently finalized a major free trade agreement FTA with which country to boost bilateral trade by 2040? भारत ने हाल ही में 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एक प्रमुख मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया है? FTA with which country has been finalized? The right answer here is UK, the United Kingdom. So basically जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं उसमें सबसे लीस्ट लेवल पर होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें हम सिर्फ एक दूसरे को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देने की बात करते हैं. नॉट अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स आर गिवन ऑन ईच साइड्स. फिर उससे ऊपर लेवल पे होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसमें हम बहुत से टैक्सेस एंड कस्टम टैक्सेस एक्सेट्रा इंपोर्ट टैक्सेस को हम कम करते हैं. दोनों साइड्स की मदद होती है उसमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में. फिर उससे ऊपर होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसमें और ज़्यादा हमें एक दूसरे को इंसेंटिव्स देने होते हैं. उससे ऊपर कॉमन मार्केट एस्टैब्लिश हो जाती है. एंड बियॉन्ड दैट वी हैव एन इकोनॉमिक यूनियन, जैसे कि हमारा यूरोपियन यूनियन भी एक इकोनॉमिक यूनियन है. सो दिस इज हाउ there are different levels of trade agreements. Question number 3. Where is IIFT's newly approved campus being set up to promote international business education? अंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए IIFT का नव स्वीकृत परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? International Business Education, and the right answer is Gift City, गुजरात. फॉरेन ट्रेड का जो इंस्टीट्यूट है वो हमारा कहाँ सेटअप हो रहा है? गिफ्ट सिटी में. फॉरेन ट्रेड. मूविंग टू क्वेश्चन 4. द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ विच वेटलैंड इन बिहार वॉज रिसेंटली अप्रूव्ड अंडर द गंगा रिवाइवल मिशन? हाल ही में गंगा पुनरुद्धार मिशन के तहत बिहार में किस आर्द्र भूमि के संरक्षण परियोजना को मंजूरी दी गई? Which wetland is to be conserved in Bihar under the Ganga Revival Mission? जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसमें नाथमालपुर भगत नाम का एक वेटलैंड है जिसकी कंजर्वेशन की बात की गई है रिसेंटली. द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड अदरवाइज कि ये जो वेटलैंड है ये कहाँ पर है. सो द आंसर वुड बी बिहार. मूविंग टू क्वेश्चन 5. Moody's recently revised India's 2025 GDP growth estimate to which of the following figures? Moody's ने हाल ही में भारत के 2025 GDP विकास अनुमान को संशोधित कर निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा कर दिया है? What is the percentage for India's GDP growth rate in 2025 which Moody's has given for us? The right answer is 6.3%. जितने भी हमारे 25 या ईयर 26 के एस्टिमेट्स हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के, उनकी रेंज है फ्रॉम 6.3% टू 6.5%. तो इस रेंज में जो भी आपको ऑप्शन दिखेगा, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट करके यू कैन रीच योर आंसर. दिस इज अ ट्रिक टू रिमेंबर दीज परसेंटेजेस. Question 6. Who has been nominated by FSIB for the CMD position at Oriental इंश्योरेंस कंपनी? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में CMD पद के लिए
FSIB द्वारा किसे नामित किया गया है? फैक्चुअल क्वेश्चन, FSIB हमारी जो बॉडी है वो जितने भी ये सीनियर पोजीशंस हैं, डायरेक्टर, CMD एटसेट्रा, इनको नियुक्त करती है. And for the Oriental Insurance Company, Sanjay Joshi has been nominated as at the CMD position. Question 7. Which Indian bank has launched a major workforce empowerment initiative recently to upskill its employees? हाल ही में किस भारतीय बैंक ने अपने कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए एक प्रमुख कार्यबल सशक्तिकरण पहल शुरू की है? अपस्किलिंग का मतलब है कि जो ऑलरेडी स्किल्स हैं उनको हम अपग्रेड करें, और अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स ऑफ वर्कफोर्स के लिए जो वर्कफोर्स एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है. मूविंग टू क्वेश्चन 8. व्हिच जापानीज फाइनेंशियल ग्रुप इज इन टॉक्स टू एक्वायर अ 51% स्टेक इन येस बैंक? कौन सा जापानी वित्तीय समूह येस बैंक में 51% हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है? विथ 51% स्टेक वो फिर मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बन जाएंगे, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर. एंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज द सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन. Question number 9. Which date has been declared as Traders Day by the Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने किस तारीख को व्यापारी दिवस घोषित किया है? फैक्चुअल क्वेश्चन अगेन. तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर हैज डिक्लेयर्ड ट्रेडर्स डे ऑन May 5. Last question of the day. Who was recently honored by the Russian embassy in New Delhi for contributions during the Battle of Stalingrad? हाल ही में नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास द्वारा स्टालिनग्राड की लड़ाई के दौरान योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? दिस इज एन इंटरेस्टिंग न्यूज हियर. रशियन एम्बेसी ने इंडिया में किसको ऑनर किया है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द बैटल ऑफ स्टालिनग्राड? एंड द आंसर इज बीजू पटनायक. बीजू पटनायक बेसिकली हमारे फॉर्मर ओडिशा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और बैटल ऑफ स्टालिनग्राड जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई थी, जिसमें सोवियत यूनियन, जो उस टाइम सोवियत यूनियन था, अब तो डिवाइड हो चुका है वो रशिया एंड अदर कंट्रीज में, लेकिन उस टाइम पे जो सोवियत यूनियन था उसने जो लड़ाई की थी नाजी जर्मनी के खिलाफ, नाजी जर्मनी के खिलाफ इन वर्ल्ड वॉर 2, उसमें बीजू पटनायक ना केवल एक पॉलिटिकल बीइंग थे हमारे इंडियन नेशनल पॉलिटिक्स में, लेकिन साथ ही वो एक इंपॉर्टेंट एविएटर भी थे जिन्होंने रॉयल इंडियन एयरफोर्स को भी सर्व किया था. तो उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने बैटल ऑफ स्टालिनग्राड में भी अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी बाय बीइंग अ पार्ट ऑफ द रॉयल इंडियन एयरफोर्स एज एन एविएटर. और उसी के चलते अभी रिसेंटली 8th ऑफ मे को जब रशिया ने अपना विक्ट्री डे मनाया है टू रिमेंबर ऑल दिस डिफीट ऑफ द नाजी जर्मनी, तो विक्ट्री डे के चलते ही उन्होंने बीजू पटनायक को ऑनर किया है इन न्यू दिल्ली. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 73 of our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from the current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. तो आज का पहला प्रश्न है, what is the main objective of the revised Shakti policy approved by the Cabinet Committee on Economic Affairs? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुमोदित संशोधित शक्ति नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? The revised Shakti policy, what is the major objective or aim of it? The answer is to improve coal allocation in India's power sector. Shakti का मतलब है power, so that's how you can remember. Improving coal allocation in the Indian power sector. Moving to question 2, what key feature do India's new chip-based e-passports include?
भारत के नए चिप आधारित ई पासपोर्ट में कौन सी प्रमुख विशेषताएं शामिल है? ई पासपोर्ट्स, चिप बेस्ड ई पासपोर्ट्स में कौन से न्यू फीचर्स हैं या की फीचर्स हैं? द आंसर इज द RFID चिप्स एंड बायोमेट्रिक डेटा। RFID आपकी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी होती है। दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो यूज्ड इन योर फास्ट टैग्स जो आपकी कार्स में लगते हैं फॉर टोल, ई टोल कलेक्शन। यही टेक्नोलॉजी आपकी फास्ट टैग ई टोल कलेक्शन में यूज होती है एंड नाउ इट इज ऑल्सो इन द ई पासपोर्ट्स। Question 3, what is the total budget for the expansion plan approved for 5 IITs? पांचों IIT के लिए स्वीकृत विस्तार योजना का कुल बजट कितना है? We are planning to expand the number of seats and infrastructure in 5 IITs and उनका expansion के लिए जो बजट अलॉट है वो है 11,828.79 crore rupees. Factual question. Question 4, which two countries provided international support for the first geothermal project in Dirang recently? हाल ही में दिरांग में पहली भूतापीय परियोजना के लिए किन दो देशों ने अंतरराष्ट्रीय समर्थन प्रदान किया? दिरांग इज इन अरुणाचल प्रदेश। And the right answer for this question is Norway and Iceland. So basically हम लोग इंडिया का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल बना रहे हैं। जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल, India's first in Dirang, Arunachal, and who is helping us internationally? Norway and Iceland. Question 5, what was the name of the civil defense mock drill conducted in Bengaluru on May 7, 2025? 7 मई 2025 को बेंगलुरु में आयोजित नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का नाम क्या था? The mock drill in Bengaluru following the India-Pak clashes. The right answer is Operation Abhyas. Question 6, which metals are primarily targeted by the National Non-Ferrous Metals Scrap Recycling Framework launched recently? हाल ही में लॉन्च किए गए राष्ट्रीय अलोह धातु स्क्रैप रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क द्वारा मुख्य रूप से किन धातुओं को लक्षित किया गया है? Non-ferrous. Just remember, this is a hint. Non-ferrous. The right answer is aluminum, copper and zinc. यहाँ पे हम दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते थे because iron and steel are both ferrous. So the right answer is aluminum, copper and zinc. Question 7. What was the theme for World Red Cross and Red Crescent Day 2025? विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस 2025 का विषय क्या था? Factual question again. World Red Cross and Red Crescent Day. The right answer is keeping humanity alive. Question 8. Which South Asian country did India recently sign an agreement with to strengthen Buddhist ties? हाल ही में भारत ने किस दक्षिण एशियाई देश के साथ बौद्ध संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? To strengthen Buddhist ties, किस साउथ एशियन कंट्री के साथ इंडिया हैज recently signed an agreement? The answer is Vietnam. Question 9. On whose 300th birth anniversary was Maharashtra's आदि शक्ति अभियान launched? महाराष्ट्र का आदि शक्ति अभियान किसकी 300वीं जयंती पर शुरू किया गया था? A very important question in terms of art and culture. The answer is Ahilya Bai Holkar. Last question of the day. Which Indian state recently launched the Jyoti scheme to integrate migrant children into its education and welfare systems? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने प्रवासी बच्चों को अपनी शिक्षा और कल्याण प्रणालियों में एकीकृत करने के लिए ज्योति योजना शुरू की है? Last question of the day. Jyoti scheme, which state? And the answer is Kerala. Lot of factual questions today. These were our 10 questions. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. And for e-PDFs of these questions in English and in Hindi, you have to join our Telegram, the link of which is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 73 of our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams.
तो आज का पहला प्रश्न है, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड इन द फाइनेंशियल ईयर 24-25? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक व्यापार का मूल्य क्या था? A factual question to start the day. Merchandise trade between India and New Zealand, and the right answer is $1.3 billion. Question number 2. What is the new guarantee cover amount under the expanded credit guarantee scheme for startups? Startups के लिए विस्तारित क्रेडिट गारंटी योजना के तहत नई गारंटी कवर राशि क्या है? The new amount after expanding the credit guarantee scheme for startups is 20 crore rupees. तो पहले 10 crore rupees था, इससे बढ़ाकर अब क्रेडिट गारंटी जो स्कीम है उसमें गारंटी कवर कर दिया गया है 20 crore rupees का. क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2025? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 का विषय क्या है? इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स एंड देयर थीम्स. 2025 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का थीम है क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड communities. Question 4. What was the name of the campaign that resulted in the planting of 1.4 billion seedlings in India? उस अभियान का नाम क्या था जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 1.4 बिलियन पौधे रोपे गए? 1.4 billion seedlings were planted under this campaign. कैंपेन का नाम था एक पेड़ मां के नाम. Question number 5. In which city was the Quantum Valley Tech Park launched recently? हाल ही में क्वांटम वैली टेक पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया? क्वांटम वैली टेक पार्क, क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उससे जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें याद रखनी है. अमरावती में द क्वांटम वैली टेक पार्क हैज बीन लॉन्च्ड. क्वेश्चन नंबर 6. विच अवार्ड डिड निकारागुआ's ला प्रेंसा न्यूज़पेपर विन इन 2025? निकारागुआ के ला प्रेंसा अखबार ने 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता? ला प्रेंसा न्यूज़पेपर ऑफ निकारागुआ. ये क्वेश्चन अदर वेज भी आ सकता है. द राइट आंसर इज यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज. द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अदर वे राउंड कि ये वाला प्राइज किसने जीता है? द आंसर वुड बी निकारागुआ's ला प्रेंसा न्यूज़पेपर. एंड यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, द 3 अदर ऑप्शंस इफ यू लुक एट देम, पुलित्जर प्राइज, वर्ल्ड प्रेस अवार्ड, ग्लोबल जर्नलिज्म एक्सीलेंस अवार्ड, ये सब जेनेरिक नेम्स हैं, वेरी जेनेरिक नेम्स. लेकिन जो हमारा आंसर है इधर यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, दिस इज एन अनयूजुअल ऑप्शन, अनयूजुअल नेम. तो एग्जामिनर यूजुअली जो अनयूजुअल नेम है उसको ऑप्शंस में तभी डालेगा व्हेन इट इज द राइट आंसर. बट दिस इज ओनली अ लास्ट मोमेंट या लास्ट ऑप्शन ट्रिक. फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका वो है टू स्टडी एंड रिवाइज. स्टडी और रिवाइज करना है. अगर फिर भी हमें आंसर नहीं समझ में आते एंड वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आर अटेम्प्टिंग, उस केस में हम ऐसी ट्रिक्स यूज कर सकते हैं. मूविंग टू क्वेश्चन 7. व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिड उत्तर प्रदेश रिसेंटली कोलैबोरेट विद to launch the 2 initiatives UP Agrees and AI Pragya? हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 2 पहलों UP Agrees और AI प्रज्ञा को लॉन्च करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग किया? उत्तर प्रदेश स्टेट ने किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर दीज 2 इनिशिएटिव्स? द आंसर इज वर्ल्ड बैंक. Question number 8. How much was the penalty imposed on SBI for non-compliance with loan guidelines and customer protection norms? ऋण दिशा निर्देशों और ग्राहक सुरक्षा मानदंडों का पालन न करने पर भारतीय स्टेट बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया? SBI पर कितनी पेनल्टी लगाई गई है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ लोन गाइडलाइंस एज वेल एज कस्टमर प्रोटेक्शन नॉर्म्स? द आंसर इज 1.72 crore rupees. Question number 9. Who played a key role in mediating ceasefire between India and Pakistan? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? I'm sure we are all following the news related to India and Pakistan, and recently USA played a major role in mediating ceasefire between the two countries. Last question of the day. What is the estimated cost of the BrahMos missile production facility being established in Lucknow?
लखनऊ में स्थापित की जा रही ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा की अनुमानित लागत क्या है? द एस्टिमेटेड कॉस्ट जो हमें लगेगी ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाने में, जो कि हम लखनऊ में एस्टैब्लिश कर रहे हैं। द आंसर इज 300 करोड़ रुपीस का ये प्रोजेक्ट या फैसिलिटी एस्टैब्लिशमेंट होगा। इंडिया पाकिस्तान से जुड़ी, मिसाइल्स से जुड़ी, सिक्योरिटी से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, these are all prospective questions in your competitive exams. So these were the 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram, the link of which is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 73 of our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. तो आज का पहला प्रश्न है, what was the value of merchandise trade between India and New Zealand in the financial year 24-25? वित्त वर्ष 2024-25 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापारिक व्यापार का मूल्य क्या था? A factual question to start the day. Merchandise trade between India and New Zealand, and the right answer is $1.3 billion. Question number 2. What is the new guarantee cover amount under the expanded credit guarantee scheme for startups? Startups के लिए विस्तारित क्रेडिट गारंटी योजना के तहत नई गारंटी कवर राशि क्या है? The new amount after expanding the credit guarantee scheme for startups is 20 करोड़ रुपीस। तो पहले 10 करोड़ रुपीस था, इससे बढ़ाकर अब क्रेडिट गारंटी जो स्कीम है उसमें गारंटी कवर कर दिया गया है 20 करोड़ रुपीस का। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2025? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2025 का विषय क्या है? इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स एंड देयर थीम्स। 2025 वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का थीम है क्रिएटिंग बर्ड फ्रेंडली सिटीज एंड communities. Question 4. What was the name of the campaign that resulted in the planting of 1.4 billion seedlings in India? उस अभियान का नाम क्या था जिसके परिणाम स्वरूप भारत में 1.4 बिलियन पौधे रोपे गए? 1.4 billion seedlings were planted under this campaign. कैंपेन का नाम था एक पेड़ मां के नाम। Question number 5. In which city was the Quantum Valley Tech Park लॉन्च्ड रिसेंटली? हाल ही में क्वांटम वैली टेक पार्क किस शहर में लॉन्च किया गया? क्वांटम वैली टेक पार्क, क्वांटम जो टेक्नोलॉजी है वो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो उससे जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमें याद रखनी है। अमरावती में द क्वांटम वैली टेक पार्क हैज बीन लॉन्च्ड। क्वेश्चन नंबर 6. विच अवार्ड डिड निकारागुआ's ला प्रेंसा न्यूज़पेपर विन इन 2025? निकारागुआ के ला प्रेंसा अखबार ने 2025 में कौन सा पुरस्कार जीता? ला प्रेंसा न्यूज़पेपर ऑफ निकारागुआ। ये क्वेश्चन अदर वेज भी आ सकता है। द राइट आंसर इज यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड अदर वे राउंड कि ये वाला प्राइज किसने जीता है? द आंसर वुड बी निकारागुआ's ला प्रेंसा न्यूज़पेपर। एंड यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, द 3 अदर ऑप्शंस इफ यू लुक एट देम, पुलित्जर प्राइज, वर्ल्ड प्रेस अवार्ड, ग्लोबल जर्नलिज्म एक्सीलेंस अवार्ड, ये सब जेनेरिक नेम्स हैं, वेरी जेनेरिक नेम्स। लेकिन जो हमारा आंसर है इधर यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज, दिस इज एन अनयूजुअल ऑप्शन, अनयूजुअल नेम। तो एग्जामिनर यूजुअली जो अनयूजुअल नेम है उसको ऑप्शंस में तभी डालेगा व्हेन इट इज द right answer, but this is only a last moment या last option trick. First option जो है आपका वो है to study and revise. Study और revise करना है। अगर फिर भी हमें आंसर नहीं समझ में आते and we need to increase the number of questions that we are attempting, उस केस में हम ऐसी ट्रिक्स यूज कर सकते हैं। Moving to question 7. Which international organization did Uttar Pradesh recently collaborate with to launch the 2 initiatives UP Agrees and AI प्रज्ञा? हाल ही में उत्तर प्रदेश ने 2 पहलों UP Agrees और AI प्रज्ञा को लॉन्च करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ सहयोग किया? उत्तर प्रदेश स्टेट ने किस
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है फॉर दीज टू इनिशिएटिव्स? द आंसर इज वर्ल्ड बैंक. Question number 8. How much was the penalty imposed on SBI for non-compliance with loan guidelines and customer protection norms? ऋण दिशा निर्देशों और ग्राहक सुरक्षा मानदंडों का पालन न करने पर भारतीय स्टेट बैंक पर कितना जुर्माना लगाया गया? SBI पर कितनी पेनल्टी लगाई गई है फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ लोन गाइडलाइंस एज वेल एज कस्टमर प्रोटेक्शन नॉर्म्स? द आंसर इज 1.72 crore rupees. Question number 9. Who played a key role in mediating ceasefire between India and Pakistan? भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम की मध्यस्थता में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? I'm sure we are all following the news related to India and Pakistan, and recently USA played a major role in mediating ceasefire between the two countries. Last question of the day. What is the estimated cost of the BrahMos missile production facility being established in Lucknow? लखनऊ में स्थापित की जा रही ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन सुविधा की अनुमानित लागत क्या है? द एस्टिमेटेड कॉस्ट जो हमें लगेगी ब्रह्मोस मिसाइल की प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाने में, जो कि हम लखनऊ में एस्टैब्लिश कर रहे हैं, द आंसर इज 300 crore रुपीस का ये प्रोजेक्ट या फैसिलिटी एस्टैब्लिशमेंट होगा. इंडिया पाकिस्तान से जुड़ी, मिसाइल से जुड़ी, सिक्योरिटी से जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, these are all prospective questions in your competitive exams. So these were the 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels for e-PDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi. You have to join our Telegram, the link of which is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel. This is video 74 of our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions from the current affairs in the MCQ format, which are extremely important for all your competitive exams. So without further ado, let's move to question 1. In which country is the Shwangyangku Dam located? Shwangyangku बांध किस देश में स्थित है? I think the name itself gives away a major hint. Shwangyangku Dam must be located in China. Question number 2. What kind of condition is MODY? MODY किस प्रकार की स्थिति है? This term or abbreviation MODY is associated with what condition? The answer is genetic form of diabetes. इसकी full form है maturity onset diabetes of the young, MODY. It is associated with genetic form of diabetes. Question 3. What is the primary objective of Adi Shakti Abhiyan? Adi Shakti Abhiyan का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? In one of the previous videos हमने इस अभियान को डिस्कस किया था. The right answer is empowering women, और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का लॉन्च किया हुआ अभियान है. Question 4. What environmental hazard is emphasized in THC 2024? THC 2024 में किस पर्यावरणीय खतरे पर जोर दिया गया है? THC 2024 मेजर फोकस रहा है मीथेन फ्रॉम अबैंडन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे. THC की फुल फॉर्म है द हिमालयन क्लीनअप. इस इनिशिएटिव के अंडर बात की जा रही है द मेजर एनवायरमेंटल हैजर्ड जिस पे फोकस रखना होगा, विच इज मीथेन फ्रॉम अबैंडन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ अगेन यहाँ पे एक ट्रिक हम यूज कर सकते हैं कि अगर हम बाकी 3 ऑप्शंस को देखें, नॉइज पोल्यूशन, रिवर कंटेमिनेशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, ये सब जनरल पोल्यूशन या जनरल एनवायरमेंटल हैजर्ड्स हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं. लेकिन व्हेन इट कम्स टू मीथेन स्पेशली फ्रॉम द अबैंडन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक बहुत ही डायरेक्ट एंड पर्टिकुलर ऑप्शन लग रहा है, अ वेरी पर्टिकुलर एंड डिफाइंड ऑप्शन. तो जब हमें ऐसा लगे कि एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया हुआ है किसी ऑप्शन को, सो यूजुअली दैट कम्स आउट टू बी योर आंसर. क्वेश्चन 5. व्हाट इज द नेम ऑफ आरबीआईज न्यू डिजिटल लेंडिंग इंटरफेस? आरबीआई के नए डिजिटल ऋण इंटरफेस का नाम क्या है? The new digital lending interface of RBI, the answer is
यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस ULI, जैसे NPCI ने UPI को लॉन्च किया, वैसे RBI ने ULI को लॉन्च किया है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। Question 6, what is the maximum loan amount guaranteed under the expanded credit guarantee scheme? विस्तारित ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत गारंटीकृत अधिकतम ऋण राशि क्या है? The amount has been increased. So what is the new maximum loan amount under the credit guarantee scheme? The answer is 10 crore. In one of the previous videos हमने startups की क्रेडिट गारंटी लिमिट भी देखी थी। अर्लियर इट वाज 10 करोड़, उसको बढ़ा के अभी 20 करोड़ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, विच नेशनल पार्क इन लद्दाख हैज द हाईएस्ट स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन? लद्दाख के किस राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुओं की आबादी सबसे अधिक है? द मैक्सिमम स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन इन लद्दाख कौन से नेशनल पार्क में है? द आंसर इज हेमिस नेशनल पार्क। लास्ट ईयर ही पहला फर्स्ट एवर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन का काउंटिंग हुआ था, जिसमें इंडिया में 718 स्नो लेपर्ड काउंट किए गए थे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स वर इन लद्दाख, सेकेंड हाईएस्ट इन उत्तराखंड एंड थर्ड इन हिमाचल प्रदेश एंड सो ऑन। तो लद्दाख में भी मैक्सिमम हेमिस नेशनल पार्क में पाए गए। Question 8, what element was transformed into gold at CERN's LHC through atomic collisions? CERN के LHC में परमाणु टकराव के माध्यम से कौन सा तत्व सोने में परिवर्तित हो गया? Atomic collisions किए गए LHC में। So what element turned into gold? The answer is lead. LHC क्या है आपका? Large Hadron कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बेसिकली फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे एक 27 किलोमीटर लॉन्ग एक पाइप जैसी कोलाइडर या लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर बनाया हुआ है। 27 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड है ये, और ये दुनिया का सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सेलरेटर है। पार्टिकल एक्सेलरेटर बेसिकली इसमें जो स्मॉल एटॉमिक लेवल पार्टिकल्स हैं उनको सुपर मैग्नेट्स की मदद से हाई स्पीड पे कोलिजन कराया जाता है, इसीलिए इसका नाम है कोलाइडर। उनका कोलिजन कराया जाता है ताकि कोलिजन से जो इफेक्ट होगा उससे जो भी कंक्लूजन या जो भी रिजल्ट निकलेगा दैट वुड बी स्टडीड बाय द साइंटिस्ट। एंड द मेजर एम यहाँ पर है साइंटिस्ट का कि वो हिग्स बोसोन को डिस्कवर कर पाए, हिग्स बोसोन को यहाँ ऑब्जर्व कर पाए। हिग्स बोसोन इज बेसिकली योर गॉड्स पार्टिकल। गॉड्स पार्टिकल कहा जाता है हिग्स बोसोन को। स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स में हिग्स बोसोन नाम की जो पार्टिकल है उसको रीजन बताया जाता है व्हाई अदर एटम्स और पार्टिकल्स हैव मास। जो मास है, जो मास देता है किसी भी पार्टिकल को, वो कॉज क्या है? हिग्स बोसोन। लेकिन उसको अभी तक कोई भी साइंटिस्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाए हैं, इसीलिए उसको गॉड्स पार्टिकल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज भूटान्स न्यू टूरिज्म पेमेंट सिस्टम बेस्ड ऑन? भूटान की नई पर्यटन भुगतान प्रणाली किस पर आधारित है? इज इट द QR कोड्स और द CBDC और क्रिप्टो और UPI? द आंसर इज क्रिप्टो करेंसी। क्वेश्चन 10, लास्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू IEA's 2025 ग्लोबल मीथेन ट्रैकर, which sector is the लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू मीथेन एमिशंस? IEA के 2025 ग्लोबल मीथेन ट्रैकर के अनुसार किस क्षेत्र को मीथेन उत्सर्जन में सबसे बड़ा योगदानकर्ता माना गया है? द मैक्सिमम मीथेन एमिशंस आर कमिंग फ्रॉम विच ऑफ दीज सेक्टर्स? ऑफ कोर्स द आंसर इज द एनर्जी सेक्टर। जो हम फॉसिल फ्यूल्स एक्सट्रैक्ट एंड बर्न करते हैं, एनर्जी सेक्टर जो है हमारा, उसमें सबसे ज्यादा मीथेन एमिशंस होती हैं। So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs of these questions in English as well as in Hindi along with their explanations, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning. Hello people and welcome back to the Forbes YouTube channel.
This is video 75 of our daily current affairs initiative, where we bring to you 10 questions in the MCQ format from your current affairs, which are extremely important for all your competitive exams. So today's first question is, what is the key feature of Sarvam AI's newly launched Bulbul V2 model developed by the Bengaluru-based startup? बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप द्वारा विकसित सर्वम एआई के नए लॉन्च किए गए बुलबुल V2 मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है? This is AI, सर्वम AI's newly launched बुलबुल V2 मॉडल, एंड उसकी विशेषता या की फीचर है मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट विद रीजनल एक्सेंट्स. बेसिकली इट इज ए टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल. टेक्स्ट टू स्पीच यानी कि आप उसको इनपुट टेक्स्ट में देंगे, उसका आउटपुट स्पीच में आएगा, एंड द स्पीच इज एनरिच्ड विद मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट एज वेल एज रीजनल एक्सेंट्स. Question number 2. Who has been appointed as the executive chairman of NALSA effective May 14, 2025? 14 मई 2025 से नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नालसा इज योर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी. इसके न्यू एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं जस्टिस सूर्यकांत. नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, and it is a statutory body under Legal Services Authority Act of 1987. Which Indian state recently launched the Nai Disha initiative to reintegrate school dropouts into formal education? हाल ही में किस भारतीय राज्य ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा में पुनः शामिल करने के लिए नई दिशा पहल की शुरुआत की है? नई दिशा पहल की शुरुआत Which state? The answer is New Delhi. This is for reintegrating school dropouts into the formal education system, bringing them back to school. Question 4. What is the theme for National Technology Day 2025? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 का विषय क्या है? Important days and dates, उनके themes. National Technology Day, the answer is Yantra, Yugantar for advancing new technology, research and acceleration. जो ये National Technology Day है, इसको 11th of May 1998 से 11th of May को मनाया जाता है, because on this day in 1998, India conducted its successful nuclear tests under Operation Shakti in Pokhran. And जो word यंत्र है उसको भी बहुत स्ट्रेटेजिकली लिया गया है फ्रॉम आवर कल्चरल हेरिटेज, साइंटिफिक एंड कल्चरल हेरिटेज. इट रिप्रेजेंट्स नॉट जस्ट आवर मैकेनिकल इंजेन्युइटी बट ऑल्सो आवर सिंबॉलिक पावर. सिमिलरली युगांतर जो है, युगांतर की जब हम बात करते हैं, इट मार्क्स एन इपोकल शिफ्ट, अ शिफ्ट इन द होल इपोक ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजी अडेप्टेशन टू नाउ ग्लोबल टेक लीडरशिप. हम पहले ग्लोबल टेक को अडेप्ट करने में सक्षम थे, लेकिन अब हम लीडरशिप रोल्स भी एज्यूम कर रहे हैं इन ग्लोबल टेक्नोलॉजी. क्वेश्चन 5. हाउ मेनी टेस्ट सेंचुरीज डिड विराट कोहली स्कोर इन हिज करियर? विराट कोहली ने अपने करियर में कितने टेस्ट शतक बनाए हैं? रिसेंटली उन्होंने टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है, टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट से, एंड इन हिज टेस्ट क्रिकेट करियर ही was able to make 30 centuries. Before question 6, a small disclaimer, very important for all the people जो कि रेलवे का NTPC एग्जाम देना चाहते हैं. हमारा जो जनरल अवेयरनेस है NTPC एग्जाम के लिए, उसके लिए हम फ्री इनिशिएटिव यूट्यूब पर शुरू कर रहे हैं फ्रॉम द 16th of May. 16th of May onwards फ्री इनिशिएटिव, फ्री क्लासेस होंगी एवरी डे एट 11 AM, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस, एवरीथिंग रिलेटेड विद रेलवे NTPC एग्जाम डिस्कस करेंगे. सो प्लीज क्लिक ऑन द बेल आइकन्स एंड बी रेडी फॉर दिस फ्री इनिशिएटिव. क्वेश्चन 6. वेयर वाज द भारत बोध केंद्र इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल ऑन May 10, 2025? 10 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल द्वारा भारत बोध केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भारत बोध केंद्र बेसिकली जो हमारी कल्चरल हेरिटेज है
उसकी अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्प करेगा। इंडिया में न्यू दिल्ली में जो इंडिया हैबिटेट सेंटर है वहां पर इसका उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ फेस एज इन पर्सनलाइज्ड मेडिसिन? व्यक्तिगत चिकित्सा में फेस एज का प्राथमिक उपयोग क्या है? फेस एज इक्विप्ड विद एआई ऑल्सो, उसका मेन यूज क्या है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन में? इट वुड असेस अ पेशेंट्स टॉलरेंस फॉर कैंसर ट्रीटमेंट्स। तो बेसिकली इस फेस एज प्लेटफॉर्म से, जो कि एआई ड्रिवन है, इसमें हम सेल्फी लेकर एक तो जो बायोलॉजिकल एज है किसी भी पेशेंट की वो गेस कर पाएंगे, और साथ ही पर्सनलाइज मेडिसिन में वो किस तरह हेल्प करेगा। It will be able to tell us and assess a patient's tolerance for cancer treatments. Question 8, what is the theme of 8th United Nations Global Road Safety Week 2025? 8वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 का विषय क्या है? UN Global Road Safety Week 2025, and the theme is make walking safe, make cycling safe. Walking and cycling दोनों safe रखनी है हमें। Question 9, at which event did Deepika Kumari win a bronze medal on May 11, 2025? 11 मई 2025 को दीपिका कुमारी ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? She is an archer. आर्चरी में वो involved है, archery is her sport, and she has won a bronze medal on May 11, 2025 at the World Archery Championship. Last question of the day, what action did Taliban take regarding chess on May 12, 2025? 12 मई 2025 को शतरंज के संबंध में तालिबान ने क्या कार्रवाई की? I think we can easily guess it. Taliban is an Islamist conservative regime in Afghanistan, और आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस ऑब्वियसली चेस को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है पेंडिंग रिलीजियस रिव्यू। रिलीजन से उसको जोड़ते हुए उन्होंने चेस की गेम को अपने कंट्री में सस्पेंड कर दिया है। So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For EPDFs of these questions and their explanations in English as well as in Hindi, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.